वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो चैप्टर है वो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसका ये थर्ड पार्ट है ना। 2 पार्ट आप लोग देख लीजिए वहाँ जाकर, क्योंकि उसके वीडियोस देखना जरूरी है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे नियम जानना पड़ेगा, कुछ छोटी छोटी बात जानना पड़ेगा, वो सब देख लेते हैं। तो हमारे पास किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, है ना। अब ये हमारे पास एक परमाणु है ना। ये कौन सा परमाणु है? उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, ठीक है। यह विलगित मतलब जो परमाणु है वो विलगित हो गई है, ठीक है। तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, है ना। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आ जाए। तो क्लोरीन क्या होता है कि उसकी संयोजकता क्या होती है? -1 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है। उसी तरह कोई भी एक उदासीन परमाणु है ना, वो उदासीन परमाणु क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्योंकि 2 8 7 ये होता है, मान लो जाए क्लोरीन का 2 8 8 2 10 7 17, और 17 में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब कौन सा आयन बनाएगा? ये -आयन बनाएगा, जो क्लोरीन है वो, है ना। तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गैसीय ऋणायन बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को, है ना, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गैसीय ऋण आयन बनाने पर, ठीक है, गैसीय ऋण आयन बनाता है ना, बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को, एंथैल्पी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा, ठीक है। तो एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ये हमारे पास हमारे एक्स कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु है ना। तो उदासीन गैसीय परमाणु है, ठीक है। और इस उदासीन गैसीय परमाणु के माध्यम से हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ये कौन सा आयन बनाता है? -आयन बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग ना डेल EgH से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेल EgH से प्रदर्शित करते हैं। ये किसका मतलब क्या होता है उसका आगे बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो किसी विलगित परमाणु, मान जाए कि विलगित परमाणु है, ठीक, उदासीन गैसीय परमाणु है, ठीक है। तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ग्रहण करता है। तो गैसीय ऋण आयन बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मात्रक, तो इसको हम लोग डेल EgH, ठीक है। ये जी मतलब गैसीय परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु है, जी लिखें, ठीक है। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, और हम लोग एस से किस प्रदर्शित करते हैं? हम लोग एंथैल्पी को, ठीक है। तो मात्रक EgH संकेत के साथ, ये इसका एक संकेत है, इस संकेत के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इसका जो मात्रक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, यह हम लोग क्या कह सकते हैं कि किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसको, किसको? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किलो जूल प्रति का मोल इकाई, ठीक है। तो मोल भी लिखना पड़ेगा, किलो जूल इसको प्रतीक हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन छोड़ो इसको, किलो जूल प्रति मोल इकाई ऐसे करेंगे, ठीक है। इससे प्रदर्शित किया जाता है किसको? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। अब आगे आता है हमारे पास अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या बोलेंगे उसको उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। मतलब यह होता है कि जैसे कि हम लोग पढ़े ना, प्रथम आनयन ऊर्जा, द्वितीय आनयन ऊर्जा, उसी तरह होता है उत्तरोत्तर के से संबंधित क्या होता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसके बाद क्या आएगा? द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऐसा आएगा, ठीक है। सब उत्तरोत्तर लिखेंगे हम लोग लगातार, ऐसे प्रथम द्वितीय ऐसे होते होते जाएगा, उसको बोलेंगे अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले आपको बता दूं कि अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का परिभाषा क्या है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बाद हम लोग चलते हैं उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले इसको मैं परिभाषा बता देता हूँ, है ना। एकदम सिंपल से समझना है कि जिस प्रकार किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से हटाया जाता है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब हटता है, इलेक्ट्रॉन हटता है और ग्रहण भी किया जाता है ना। तो पहले
जिस प्रकार किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्रमिक रूप से एक के बाद एक ग्रहण भी किया जाता है ना, ग्रहण भी करते हैं। तो ग्रहण करते हैं जिसका फलस्वरूप क्या बनता है, गैसीय ऋण आयन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आप लोग जानते हैं ना। तो जिस प्रकार किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को क्रमिक रूप से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से एक बाद ग्रहण किया जाता है। इसे उत्तरोत्तर या अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण की जाती है, तब की बात, हटाया जाता है वो अलग है, अब ग्रहण की जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर या क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। चलिए, तो अब यहाँ पर हटाया जाता है तो, है ना, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि वास्तव में जब उदासीन गैसीय परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, हटाया जाता है उसको छोड़ो, अभी ग्रहण करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और एक संयोजी ऋण आयन बनाती है। तो आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन को उदाहरण दे रहा हूँ, क्लोरीन है और Cl क्लोरीन है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, ठीक है, तो संयोजी ऋण बनाता है। अब देखिए दूसरा प्रकार देखते हैं, यदि इस प्रकार निर्मित ऋण आयन यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब मान जाइए ये हमारे पास परमाणु है, ये कौन सा आयन बना रहा है, ऋण आयन बनाता है, अच्छा समझना, ऋण आयन बनाता है, और यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कौन सा आयन बनाया, ऋण आयन बनाया। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यहाँ आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह आने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है ना। अब वर्ड क्या समझ रहे हैं आप लोग, अच्छा समझना, क्यों थोड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पास, है ना, कि इस प्रकार ऋण आयन निर्मित, ठीक है, निर्मित ऋण आयन, इस प्रकार निर्मित जो ऋण आयन है यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये ऋण आयन बनाया है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह आने वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन द्वारा, मतलब ये जो ऋण आयन है, जो आयन बना है उसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, या डायरेक्टली ऋण आयन द्वारा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार निर्मित ऋण आयन यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तभी तो ये ऋण आयन बनाया, ठीक है, कोई भी तत्व ऋण आयन बनाया, आयन में नहीं रहता पहले तत्व, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी आयन बनता है। तो इस प्रकार निर्मित ऋण आयन यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण है, अब पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋण आयन बनाया, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार निर्मित जो ऋण आयन है वह दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह आने वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वहाँ यह आने वाला इलेक्ट्रॉन है ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋण आयन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऋण आयन के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। अतः दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए ऊर्जा देना पड़ता है। अब ऊर्जा देना पड़ रहा है मतलब अधिक की जरूरत होगी इस समय किसी प्रकार, है ना, इस प्रकार ऊर्जा देना पड़ता है या ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रकार किसी भी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, मतलब लेना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक कहेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर में क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या बनाता है, संयोजी ऋण आयन बनाता है, ये हम लोग बढ़ गए, है ना, बढ़ गया। अब ऋण आयन बना दिया, अब ऋण आयन बनाता है, ठीक है, तो ऋण आयन बनाता है तो वो तो क्लियर हो गया, है ना। जैसे कि अब इसको और क्लियर कर देते हैं कि हमारे ऑक्सीजन है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, माज इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बोलाता है, ये ऑक्सीजन माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो आयन बना लिया, कौन सा आयन बनाया, ऋण आयन बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब यहाँ पर आयन बन गया, क्या बन गया, आयन, ऋण आयन बन गया, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस दूसरा इलेक्ट्रॉन है और जो ऋण आयन बना हुआ है उसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो ऋण आयन बना है उसका इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तब क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है मतलब जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, धनात्मक हो जाती है। क्लियर हो गई, बार बार सुनिए रिपीट करके, ठीक है। इसको और दर्शाया गया है प्रथम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो हम लोग एक परिभाषा के द्वारा क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या करता है, पहला देखिए परमाणविक आकार, है ना, तो सबसे पहला आता है परमाणविक आकार। तो परमाणु के आकार में वृद्धि से
जो परमाणु है, ऐसा परमाणु है, ठीक है, इसमें कक्षक होते हैं, कक्षा होती हैं, है ना। तो परमाणु के आकार में वृद्धि से नाभिक एवं अंतिम कोश के मध्य की दूरी में भी वृद्धि होती है। जैसे कि ये हो गया परमाणु, यहाँ पर क्या है, नाभिक है ना, और यहाँ पर नाभिक और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। अब क्या होता है कि जो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इतना बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं ना। तो क्या होता है कि ये जो नाभिक है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर हो गया अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सहज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर होगी बात कि परमाणु के आकार में वृद्धि से नाभिक एवं अंतिम कोश के मध्य दूरी भी वृद्धि होती है। मतलब जो अंतिम कोश यहाँ पास है और यहाँ पास नाभिक, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से, जो इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन, जिससे पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो भी इलेक्ट्रॉन हो, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर परमाणु के नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये परमाणु है और सबसे लास्ट में होता है बाह्यतम कोश। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो बाह्यतम कोश में आती है, ऐसे आती है। तो बाह्यतम कोश में आए हुए जो इलेक्ट्रॉन है और हमारे जो नाभिक है, उस हमारे जो परमाणु इसका नाभिक है, उस नाभिक के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कम होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, इसका दूरी ज़्यादा है ना। अब आकर्षण बल कम होगा, इसलिए परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये परमाणु का आकार। दूसरा हम लोग चलते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ नाभिक एवं आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है। अब देखिए ये नाभिक है और ये बाह्यतम कक्षा है और यहाँ पर कौन आया है, इलेक्ट्रॉन आया है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक का जो आवेश बढ़ता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप इस नाभिक के आवेश और आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ नाभिक एवं आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना, उस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करती है। कौन निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। 3 कारक बता दिया मैंने, परमाणु का आकार बताया, नाभिकीय आवेश और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये तीसरा कारक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समान उपकोष में अर्धपूर्ण या पूर्णपूरित कक्षक होते हैं। पूर्णपूरित का मतलब मैं समझा चुका हूँ पहले, जैसे कि मान मैं पी कक्षक को बता रहा हूँ, है ना। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो मान लो जाए इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या हो गया, अर्धपूरित हो गया, ठीक है। अगर इसमें एक ऐसे और डाल देते हैं, है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो ये अर्धपूरित नहीं कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन उसका फिर 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तब भी से ये अर्धपूरित नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब कब अर्धपूरित का है, जिसमें तीनों में यदि एक इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे अर्धपूरित, ठीक है। अब पूर्णपूरित किसको बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर युग्मन करता जाएगा, क्या करता जाएगा, युग्मन, एक, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक है एक तरफ, है ना, और उसी में एक और है, तो कितना हो गया, 2, तो 2 4 2 3 6, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब क्या है, ये पूर्णपूरित कक्षक है, ठीक है। तो परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समान उपकोष में अर्धपूर्ण या पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी सममिति होता है। मतलब क्या होता है कि अगर अर्धपूरित है कोई भी ऑर्बिटल्स है ना, कोई भी उसको उपकोष से अर्धपूरित है तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, और पूर्णपूरित होगा तो भी स्थायी होगा। अब किस स्थिति में अस्थायी होगा बता रहा हूँ आपको। जैसे कि पी कक्षक है, हमारे एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस स्थिति में ये स्थायी नहीं है। चलिए, तो हाँ, इस प्रकार परमाणु के सरलता से बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए आपको बता दूं कि अगर वहाँ पूर्णपूरित है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेगा। अगर अर्धपूरित है वो फिर ठीक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अर्धपूरित में स्थायी होता है, पूर्णपूरित में भी स्थायी होता है, तो ग्रहण नहीं करेगा। क्या ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असममित या कम स्थायी हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रहण कर भी लेता है उस इलेक्ट्रॉन को तो क्या हो जाएगा, असममित हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, कम स्थायी हो जाएगा। इस स्थिति में भी इस इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाएगा। अब धनात्मक हो रहा है मतलब उसका उल्टा हो जाता है। ऋणात्मक होगा मतलब वो बढ़ रहा है बोलेंगे, अगर धनात्मक हो रहा है तो घट रहे हैं बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग
धनात्मक में क्यों घट रहे हैं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, समझाने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो जितना माइनस होते जाएगा वो उसको बढ़ना बोलेंगे, और जितना वो प्लस होते जाएगा उसको क्या करेंगे, कम हो रहा है ऐसे बोलेंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखें। समूह में परिवर्तन, तो ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी उसमें ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जैसे कि हम लोग देखते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम सबसे ऊपर होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, किसी भी आवर्तन देखेंगे तो माजे इस तरफ का देखेंगे, तो माजे क्लोरीन तरफ का देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 17 नंबर में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये तो ऊपर से नीचे जाएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार एवं नाभ की आवेश दोनों बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं परमाणु का आकार बढ़ेगा क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगी, और परमाणु संख्या बढ़ेगा मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो नाभ की आवेश दोनों बढ़ते हैं, किंतु परमाणु के आकार में वृद्धि नाभ की आवेश की तुलना में अधिक होती है। ये तो जानते हैं परमाणु के आकार में जो वृद्धि वो नाभ की आवेश की तुलना में क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम क्लोज की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। इस प्रकार परमाणुक आकार में वृद्धि से आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इस प्रकार परमाणुक आकार में वृद्धि से आने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी होगा। मतलब क्लियर कर देते हैं कि ये है अपने पास परमाणु, इसमें है नाभिक, और नाभिक का आकार बढ़ रहा है मतलब कक्षा का आकार बढ़ रहा है ऐसे, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो बाह्यतम कोश में रहेगा, और इसके फलस्वरूप नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। ओके, तो यही को बताया जा रहा है आपको कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर रहेंगे तो जाएंगे और नीचे रहेंगे तो आएंगे, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार एवं नाभ की आवेश दोनों बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गए है ना, किंतु परमाणु के आकार में वृद्धि नाभ की आवेश की तुलना में अधिक होती है। मतलब ये बोला जा रहा है कि परमाणु के आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, किसकी अपेक्षा, नाभ की आवेश की तुलना में। ठीक है, इस प्रकार परमाणुविक आकार में वृद्धि से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो जाता है। मतलब ये जो बताया था मैंने, यहाँ पर नाभिक है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर कक्षा की संख्या बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन आए हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिक इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी तो उसके नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब अधिक लगेगी। याद रखना, मैंने बताया था कि ऋणात्मक होती जाएगी मतलब अधिक होती जाएगी। ठीक है ना। अब ऋणात्मक होगी मतलब अधिक होगी, और यहाँ पर इसका मान कम हो रहा है तो एक्चुअली में धनात्मक तरफ जाएगा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे का जो हमारा पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इसको ऋण विद्युता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण विद्युता भी कहते हैं ना। तो परिभाषा देखिए, सिंपल सी बात है हमारे पास, मैं बताता हूँ, किसी सहसंयोजक अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा, अच्छा चलो एक मैं अणु बनाता हूँ, ये अणु बना दिया, इसमें क्या है, परमाणु है, क्या है, परमाणु है ना। तो किसी सहसंयोजक अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा, ये जो परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध में सहभाजित मतलब जुड़े हुए। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मल, आपको ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको मैं एक समझाने के लिए एक ट्रिक्स टाइप से बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि H2O है हमारे पास, है ना, ये सहसंयोजी यौगिक है एक प्रकार से। तो एक हाइड्रोजन और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, सॉरी एक ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास से, ये है अपने पास हाइड्रोजन 2, इसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो संयोजकता होती है वो 6 होती है, क्योंकि 6 नहीं होती है, -2 होती है, लेकिन इसके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6 होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी। तो इसका संयोजकता कितनी होगी, -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब तो ये 8 हो जाएगा फिर, है ना। तो अभी 2 और 6 बस है, इसकी परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो क्या होता है जब इसको हम लोग साझा करवाते हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, ये साझा करता है। ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन से करता है, और
ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन साझा इस हाइड्रोजन से करता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, साझा करता है। तब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना था बारहवीं कक्षा में, 6 था क्या। अब एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो कुल कितना हो गया 8। और हाइड्रोजन को कितनी जरूरत होती है, 2 की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास कितना था, एक ही था, तो एक किसका साझा किया था, ऑक्सीजन के साथ। तो ये युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये जो युग्म है वो हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना मिल गया, 2 मिल गया, इधर हाइड्रोजन को 2, तो दोनों ने एग्रीगेशन प्राप्त कर ली, इसी बात है ना। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, ऑक्सीजन खींचता है या हाइड्रोजन है वो अपनी ओर खींचता है। एक्चुअली मैं एक उदाहरण के लिए बस समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कि ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है। मतलब क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के जो परमाणु है या ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो अपनी ओर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, खींचेगा। बस वही को समझना है। विद्युत ऋणात्मक क्या है कि किसी सहसंयोजक अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा, इसमें सहसंयोजक यौगिक है ना, ये सहसंयोजक अणु है ना। तो सहसंयोजक अणु में जो उपस्थित जो परमाणु है, कौन है, परमाणु, उस परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध से सहभाजित, सहसंयोजक बंध से यहाँ पर जुड़ा हुआ, ठीक है, यार सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्षिक प्रवृत्ति है विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में। चलिए, तो विद्युत ऋणात्मकता तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता, इसी को ऋण विद्युतता भी कहते हैं ना। तो ऋण विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले आता है परमाणु का आकार। ठीक है, तो परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, बंधे इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक का आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। मतलब परमाणु जैसे कि ये और ये नाभिक के बीच का क्या है, नाभिक है, और ये कक्षा है, ये कक्षा है। तो ये 2 कक्षा है, तो यहाँ से नाभिक और यहाँ पर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच की दूरी कम रहेगी। यदि मैं इसको 3 कक्षा बना देता हूँ, ऐसे 3 कक्षा बना देता हूँ, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा तो आकर्षण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही मान लो जाए 2 कक्षा की जगह केवल एक ही कक्षा हम आ जाए, ऐसे एक ही कक्षा हो, ये बीच में नाभिक है ना, और ये एक ही कक्षा हो, तो एक ही कक्षा में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा और नाभिक और इलेक्ट्रॉन उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और आकर्षण भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब जो परमाणु का कार्य अगर छोटा है तो आकर्षण भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही को बताया जा रहा है आपको कि परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, बंधे इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक का आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। इस कारण विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आकर्षण अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का मैंने परिभाषा दे रखी, उसी के आधार पर हम लोग बता रहे हैं ना कि आकर्षण बल अधिक होगा, मतलब अधिक होगा, और अधिक होने के फलस्वरूप विद्युत ऋणात्मकता की मान भी क्या होगी, अधिक होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नाभिकीय आवेश, है ना। तो परमाणु आकार निश्चित रहते हुए नाभिकीय आवेश बढ़ने से, ठीक है, आकर्षण बल बढ़ता है। ये नाभिक है, नाभिक का जो आवेश है वो अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, और परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि परमाणु आकार की निश्चित रहते हुए नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बढ़ता है, जिससे विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। आकर्षण बढ़ जाता है, मतलब जितना वो नाभिक के नज़दीक जाते जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए आयनों के प्रकार, आयनों का प्रकार सिंपल सा है कि यदि धन आयन संगत परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युत होती है, जैसे कि हमारे पास है लिथियम। लिथियम में अभी कोई आयन नहीं से बोल सकते, इसके परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। अब यही बनाता है लिथियम प्लस आयन, मान लो जाए, है ना। तो धन आयन संगत परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युती होती है, मतलब ये वाला है अधिक ऋण विद्युती नहीं होती है, ये वाला होती है अधिक ऋण विद्युती होती है। जैसे लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.1 है, ठीक है, लेकिन लिथियम प्लस की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, 2.5 है, क्योंकि धन आयन वाले संगत है, धन आयन वाले है ना। ठीक है, लिथियम बस है और लिथियम बस है और लिथियम प्लस हुआ तो कौन सा है, धन आयन, तो धन आयन वाला होता है, उसमें ऋण विद्युतता का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं हम लोग बंध में, आयनिक बंध और क्या है, सहसंयोजक बंध, है ना। तो अतः को हटाइए। ऐसे बंध जिसमें 50% से अधिक आयनिक गुण होते हैं, आयनिक गुण ना आयनों का गुण होता है, ठीक है, आयनिक गुण होते हैं, ऐसे बंध, जैसे कि कोई भी सोडियम और क्लोरीन है मान एक क्रिया करता है तो ये दोनों यानी बंध के माध्यम से जुड़ा रहता है ना। तो दो प्रकार से बंध होते हैं, आयनिक बंध, तो ये आयनिक बंध के अंदर आता है। जैसे कि H2O है वो उसमें सहसंयोजक बंध होता है ना, H2O में सहसंयोजक बंध होता है। चलिए तो दोनों का परिभाषा ये क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा बंध जिसमें 50% से अधिक आयनिक गुण होते हैं उसे सामान्यतः आयनिक बंध कहते हैं, तथा ऐसे बंध जिसमें 50% से अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्लियर हो गया। उदाहरण देखिए कि सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता है 0.9 है, चलिए ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। तथा क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता, सोडियम ये और हमारे पास क्लोरीन है, दो जने हैं, ठीक है। तो सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.9 है और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0 है। तो सोडियम व क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कितना है, ये 0.3 और 0.9, ठीक है, सॉरी 3.0 और 0.9, इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2.1 प्राप्त होगा अपने को, है ना। अतः सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। कौन से यौगिक है, आयनिक यौगिक है। मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग कि इसकी जो ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या है, 2.1 है, 2.1 है ना। तो क्या कहलाएगी, अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का कि लिथियम और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो लिथियम और आयोडीन में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर कितना है, 1.1 है, ठीक है, मतलब 1.7 से कम है मान जाए, ठीक है। तो यह क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, 0.7 से कम है ना। और ये देखिए ये 0.7 से अधिक है, मतलब 2.1 है, तो 0.7 से अधिक रहेगा वो आयनिक यौगिक बनाएगा, और 0.7 से कम है मतलब क्या बनाएगा, ये सहसंयोजक यौगिक बनाएगा, ठीक है। यौगिक के प्रतिशत आयनिक गुण पर यौगिक का रंग निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर कर लीजिए इतना। अब हम लोग चलते हैं आगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं और संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या है ना। किसी तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में, ये परमाणु है इसके जो बाह्यतम कोश है ना, तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रहता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, छोटे से, बचपन से नहीं, अभी भी तो आप बच्चे नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बाह्यतम कोश उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही संयोजकता को निर्धारित करती है ना। तो क्लियर हो गया आपको कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया, है ना। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के संयोजकता को निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब संयोजकता क्या है बोलेंगे तो यही है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे बोलेंगे मान जाए, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, परमाणु के संयोजकता को निर्धारित करती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब मान लो जाए सोडियम है, सोडियम के लिए करेंगे तो हम लोग 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन जो सोडियम उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर होगी बात, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, पी ब्लॉक एवं एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता, ठीक है। तो इसको अब ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एस ब्लॉक को देखेंगे तो एस ब्लॉक में जो तत्व आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जो लास्ट में जो संख्या बचेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वही, ठीक है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में भी ऐसे करके देख लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग चलते हैं DMF ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता, ये भी आप लोग देख लेना आप लोग, है ना। आगे हम चलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण अवस्था, तो किसी अणु में उसके परमाणुओं के द्वारा, ये अणु है और अणु में क्या होता है, परमाणु, तो किसी अणु में उसके परमाणुओं के द्वारा दूसरे परमाणु की, ये दूसरे परमाणु है, ठीक है, ये इसको पूरा अणु मान लेते हैं, मान जाए पूरे अणु मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसको फिर से क्लियर कर देते हैं।
चलिए, तो ये हमारे पास है एक परमाणु, किसी अणु, यहाँ पर ये बनाया हुआ अणु है, ठीक है। तो किसी अणु में उसके परमाणुओं के द्वारा, ये उसका परमाणु है, इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, ठीक है, रेड में। हाँ, किसी अणु में उसके परमाणुओं के द्वारा दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर, ये दूसरे परमाणु, ठीक है, दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर ग्रहण किए गए आवेश की संख्या को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अभी तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, आपको बता देता हूँ, है ना। कैसे होगा उसको देखिए।